मैं हूं अंकित अवस्थी। लोग किस तरह से इसे अडानी से रिलेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दबाव इस बात का भी है कि कहीं सेबी के ही अंदर कोई बैठा हुआ आदमी तो नहीं है जो नहीं समझ पा रहा और अंदर ही अंदर खेल हो गया हो, कहीं फिर से कोई बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं है। लेंसकार्ट का जैसे ही आईपीओ आया सब्सक्राइब भी हो गया, लेकिन चर्चा में मार्केट इसलिए बनता चला गया कि अल्टीमेटली इस आईपीओ में कुछ ऐसा है जो लोगों को बहुत सारे प्रश्नों के आसपास घुमा रहा है। इस आईपीओ में आईपीओ के साथ-साथ जो कंपनी ने अपनी वैल्यू अपेक्षित रखी है कि हमें 70,000 करोड़ की मानो, इस पर सोशल मीडिया पर लोग उसे गजब तरीके से सवाल कर रहे हैं। लेंसकार्ट के आज इस पूरे खेल को समझेंगे, लोग किस तरह से इसे अडानी से रिलेट कर रहे हैं। एक समय पर अडानी ने जिस तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर प्राइज्ड कर दिया था, तो क्या आने वाले टाइम पर लेंसकार्ट भी भारत के लिए एक ऐसी कंपनी सिद्ध होगी? बड़े सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दबाव इस बात का भी है कि कहीं सेबी के ही अंदर कोई बैठा हुआ आदमी तो नहीं है जो नहीं समझ पा रहा और अंदर ही अंदर खेल हो गया हो, कहीं फिर से कोई बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं है। तो लेंसकार्ट के आईपीओ और पूरे भ्रष्टाचार में जो भी कहानियां इर्द गिर्द घूम रही हैं उनको भी समझेंगे, लेकिन यह भी समझेंगे कि लेंसकार्ट की असल वैल्यू क्या है, लेंसकार्ट किस तरह से वैल्यू डिराइव करता है, कहां पर डाउट्स हैं, क्या उसके समाधान हैं। सारी जानकारियां आज के सेशन में होने वाली हैं। बात चश्मों की है तो भारत के चश्मों का बाजार एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करने के प्रयास में लेंसकार्ट निकला हुआ है। लेंसकार्ट की तरह ही टाइटन आई जैसे और भी ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि चर्चा लेंसकार्ट की है, जो ये मानता है कि देश में आने वाले समय में लोगों में जितना अवेयरनेस बढ़ेगी आई साइट को लेकर के, प्रेस्क्राइब्ड आई साइट को लेकर के, लोग उतना चश्मा पहनना शुरू करेंगे और इनका बाजार बनता चला जाएगा। और ये उसी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को साथ लेकर ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट ऐप के माध्यम से अपने काम को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसको इसके फेस के रूप में शार्क टैंक में आने वाले आपको पीयूष बंसल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पीयूष बंसल आज सुर्खी बने हैं अपनी ट्रोलिंग के कारण आईपीओ में, क्योंकि इनका जो खुद जिस तरह से शार्क टैंक में ये बहुत सारे लोगों से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं कि भाई इतनी वैल्यू किस आधार पर आप मांग रहे हो, क्या आपके दिमाग में है, क्या कैसे चल रहा है। आज लोग इनसे उल्टा सवाल पूछ ले रहे हैं कि भैया किस आधार पर आईपीओ में इतना पैसा मांग रहे हो। हालांकि आईपीओ के आते ही इनका डे वन में ही फुल्ली सब्सक्राइब्ड जरूर हो गया है, लेकिन सवाल यही नहीं रुकते हैं। सवाल शुरू होते हैं तो जाते हैं कि साहब आज तो सब्सक्राइब हुआ है, लिस्ट होगा तो कितने पर लिस्ट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिस्टिंग के समय इसका जो प्राइस कैप इन्होंने सोचा है उससे नीचे चला जाए, कंपनी की वैल्यूएशन जो ये मानकर चल रहे हैं उससे नीचे गिर जाए। हालांकि कयासों का बाजार है, 1% मतलब 1 गुना तक तो ऑब्वियस सी बात है कि सब्सक्राइब हो ही गया है, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। अभी दिन बाकी हैं, तो ऐसा कहीं और आते हुए कंपनी और ज्यादा सब्सक्राइब लोगों को कराती चली जाए, पता चले कि वैल्यूएशन अच्छी लिस्टिंग पर हो जाए। तमाम दिमाग में प्रश्न चलते रहते हैं। हेडलाइन बनना शुरू होती है कि लेंसकार्ट अपने आईपीओ के थ्रू 7,278 करोड़ रुपए बाजार से उठा रही है। डे वन के अंदर ही सब्सक्राइब होना लोगों के अंदर अपेक्षाएं बढ़ाता है कि भाई डे टू के अंदर तो और लोग खरीदेंगे। 3-4 गुना तक अगर मान लीजिए किसी ने इस आईपीओ में इंटरेस्ट शो कर दिया, तो जैसे ही लिस्टिंग वाले दिन जाएंगे तो ज्यादा प्राइस पर हो सकता है ये लिस्ट हो। देखिए, आईपीओ के बाजार की जब भी बात हो रही होती है, तो असल में कहानी तो सिर्फ ये है ना कि हर आदमी चाहता है कि मैं तो जब नौकरी पर जाता हूं, मेरी तनख्वाह तो नौकरी से आती है, लेकिन मेरा पैसा जो मेरे अकाउंट में रखा हुआ है वो कैसे बढ़ जाए। आदमी के दिमाग की मंशा इस तरह से चलती है और यहीं से आईपीओ का बाजार निकल कर आता है। तमाम ब्रांड्स, जैसे आज लेंसकार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप को ले जाकर लिस्टिंग में पहुंचा है। लिस्टिंग का मतलब है कि यहां से आने के बाद जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, इसके शेयर फिर सेकेंडरी बाजार में बिकने लगेंगे। अभी प्राइमरी बाजार में आया है, मतलब प्राइमरी तरीके से मालिक लोग अपना हिस्सा बेच रहे हैं आम जनता को कि लो भाई, हम चाहते हैं कि आप हमारे शेयर को इतने रुपए के हिसाब से खरीद लो। तो मालिक लोगों ने बेचना शुरू किया है और मालिकों में फेस भले ही पीयूष बंसल दिखाई देते हो, लेकिन जो इनके पास पूरी कंपनी का हिस्सा है वो अराउंड 10% के आसपास, ये जिन्हें आप लेंसकार्ट के मालिक के रूप में देखते हैं शार्क टैंक के अंदर। 10% हिस्से के साथ इनके और भी बहुत सारे निवेशक साथी भी हैं। 90% इनका हिस्सा और लोगों के साथ भी है। तो पीयूष बंसल पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है उस मानसिकता पर जिसके चलते लोग शार्क टैंक में जाते हैं, जिसके चलते लोगों को लगता है कि आईपीओ में एक बार हमने शेयर परचेज कर लिया तो सब्सक्राइब 1x हो रखा है, मान लीजिए 2x 3x अगर हो जाता है तो मार्केट में डिमांड रखने वाले लोग ज्यादा होंगे। डिमांड सप्लाई से जो सेकेंडरी मार्केट बनेगा लिस्टिंग के बाद, हो सकता है बाजार में शेयर ऊपर जाए और जब ऊपर जाएगा तो हम वहां से मुनाफा कमाकर साइड में हो जाएंगे। कुल मिलाकर के अनसर्टेनिटी का बाजार जो शेयर बाजार है उसकी डे वन शुरुआत होती है आईपीओ से।
हालाँकि आजकल उसके ग्रे मार्केट भी चलते हैं, उसके अनलिस्टेड शेयर की भी कहानी चलती है, जो समय-समय पर हम आप लोगों को बताते रहते हैं। बात हो पीयूष बंसल की, तो हमने इनके ऊपर पूरी एक केस स्टडी की हुई है इसी चैनल के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आपको बैकग्राउंड जानना है, तो इनके बारे में जान लीजिए कि आप 2006 से ग्रेजुएट हैं, मैकहिल यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं। आपने वर्ष 2010 में लेंसकार्ट की स्थापना की, अपने अन्य 2 सहयोगियों के साथ मिलकर, जिसमें अमित चौधरी और सुमित कपाई शामिल थे। 2013 में इन्होंने लेंसकार्ट के मतलब घर से ही हेल्थ सर्विस देना शुरू किया था कि घर पर ही आपको हेल्थ सर्विस मिलना शुरू होगी। 500 से ज़्यादा स्टोर उस समय पर खोले गए। 2019 में सिंगापुर में अपना पहला स्टोर खोल के 10 लाख लोगों ने इनके एप्लीकेशन पहले ही साल मोबाइल में डाउनलोड कर लिए थे। तो टेक्निकली 2010 से आप मार्केट में हैं, 15 साल आपको बाजार में हो चुके हैं। आपके अलग-अलग प्रकार के माइलस्टोन्स हैं, जिसमें से पहली बार फिजिकल स्टोर दिल्ली में खुलना 2013 में, 2015 में आपका अपनी लेंसकार्ट अकेडमी का बनना, 2017 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का गुड़गांव में बनना, 18 के अंदर एक मेंबरशिप योजना लागू करना, उसके बाद में फिर आपका 2019 में इंटरनेशनल हो जाना, 2020 के अंदर लेंसकार्ट फाउंडेशन का बनना, इसके बाद में 2021 में यूएई के अंदर ऑपरेशनल हो जाना, 2022 के अंदर जापान और देशों के अंदर भी इनका पहुंच जाना। धीरे-धीरे इन्होंने अपनी रीच बढ़ाना शुरू किया। 2022 तक 1000 स्टोर इनके खुल चुके थे। 2023 में राजस्थान के भिवाड़ी में इन्होंने अपना पहला प्रेस्क्राइब्ड आई ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर खोला। 2025 में इनके 2000 से अधिक स्टोर हो गए। अभी अराउंड 2700 के आसपास इनके स्टोर रिपोर्ट किए जाते हैं। इनके आसपास 2700 से आसपास 2500 से ऊपर इनके स्टोर्स उपलब्ध हैं। 500 से ज्यादा शहरों में आप देश समेत विदेशों में भी काम कर रहे हैं। लेंसकार्ट के फुल ऑब्जेक्टिव्स में 3 बातों पर ध्यान रखने का प्रयास होता है कि पहला, चश्मा सस्ता बने, दूसरा, आईवीआर को ट्रीटमेंट ना बनाकर स्टाइल के साथ बनाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑप्टिशियन पहुंच जाए। मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अपने ग्लासेस को बनाते हैं और ऑनलाइन तरीके से काफी फैसिलिटेट करते हैं। इनके कुल रेवेन्यू का लगभग 70% से अधिक मामला आता है आईवीआर की सेल्स से, चश्मों की सेल्स से। उसके बाद फिर इनका लेंस फिटिंग सर्विस, मेंबरशिप और अदर इनकम के सोर्सेज कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनसे आते हैं। लेंसकार्ट के अगर रेवेन्यू की बात की जाए, तो इस वर्ष 2024 के अंदर इनका रेवेन्यू 5,428 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। जब रेवेन्यू इस तरह से पहुंचा और न्यूज आने लगी 2024 में कि लेंसकार्ट के घाटे में 84% की कमी आई है, लेकिन रेवेन्यू 43% बढ़कर के 5428 करोड़ रुपए हो गया है, उस समय लगने लग गया था कि लेंसकार्ट अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आईपीओ का मतलब है कि अब बाजार से कहा जाएगा कि देखो, हमने अपने आप को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए अब अपना पैसा हमारे साथ साझा करिए, हम इसे और बड़ा करते हैं, कंपनी को बड़ा करने में हमारा साथ दीजिए। तो टेक्निकली इस तरह की जब रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं कि कंपनी बता रही है कि हमारा घाटा घट रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा कोजी-कोजी तरीके से दिखाने का तरीका होता है और उन्होंने दिखाया भी। इन्होंने शुरुआत में बताया कि देखिए, 2023 में हमारे पास जो खर्चे थे वो 5,427 करोड़ रुपए के थे। 2024 में हमने 5,539 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। इस तरीके से इन्होंने अपने रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को दिखाना शुरू किया। रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस दिखाने शुरू किए। देखिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में मतलब रेवेन्यू के अंदर सब तरह का क्रेडिट शामिल है, मतलब आना जाना, सब कैबिट डेबिट सब शामिल है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस और इन्होंने मतलब खर्चे और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को दिखाया और बढ़िया नंबर में इनके आंकड़े निकाल करके आए। कंपनी ने बताया कि भाई हम 6600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रहे हैं। आंकड़े मार्केट में अलग अलग तरीके से आना शुरू हुए, जब तक कि कंपनी अपने आप को सेबी के पास नहीं भेज दी थी कि लीजिए सर, हम अपने आप को अब आईपीओ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे जब पूछा जाना शुरू हुआ, जब इन्होंने आईपीओ के बारे में जानकारी दुनिया के सामने रखी कि हाँ भाई, ये लिस्टिंग आ रही है, तो इनसे पूछा जाना शुरू हुआ कि यार, ये बहुत बढ़िया चल रहा है आपका काम तो। 33% आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। आप कैसे देखते हैं? पीयूष बंसल से न्यूज़ चैनल्स ने पूछना शुरू किया। इन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। इन्होंने कहा कि हाँ, मैं बढ़िया देखता हूँ, देश में अभी बहुत ग्रोथ होना बाकी है। देश के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है फिलहाल के लिए तो आई साइट, यानी कि आईवीआरस का जो मार्केट है, लेकिन धीरे-धीरे ये ऑर्गेनाइज्ड होगा और उस समय हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इन्होंने अपनी बातें रखना शुरू की। कंपनी ऑलरेडी $1.8 बिलियन बाजार से उठा रखी है, यानी इन्वेस्टर्स से पैसा उठा रखी है। अब उन सबकी बारी है, यानी उन सबको पैसा लौटाने की बारी है। कुल मिलाकर के आईपीओ उसी का एक तरीका होता है। अगर हम आईपीओ से पहले, यानी कि कुछ महीने पहले का अगर आपके सामने स्टैट्स रखें, तो पीयूष बंसल 3.9% मालिक परसेंट के ही मालिक थे कंपनी में। बाकी जो स्टेक होल्डिंग थी, जैसे सॉफ्ट बैंक का, विजन फंड का 13.7% था, आदिया का 11.3%, टेमसेक का, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के अलग अलग फंडिंग्स थे। ये जो नंबर है ना 3.9% का, बस इसी नंबर से सारा खेल निकल के शुरू हुआ।
पीयूष बंसल 3.9% के मालिक थे। ये कुछ महीने पहले की बात है, आईपीओ आने से कुछ महीने पहले की बात है। लेकिन अचानक ये नंबर बदलता है और पीयूष बंसल 10% तक के मालिक बन जाते हैं। अर्थात पीयूष बंसल ने 4% से 10% के लिए 6% हिस्सेदारी खरीदी होगी। कहां से खरीदी होगी? तो भाई बाजार से तो खरीदी नहीं होगी। ये जो बाकी लोग हैं, क्योंकि पाई तो 100% से मिलकर बनी है, तो इनमें से किसी ना किसी से इन्होंने अपना हिस्सा निकाल के कहा होगा कि लाओ भाई थोड़ा थोड़ा परसेंटेज मेरा भी बढ़ाओ, क्योंकि मेरे नाम पर कंपनी चल रही है, मेरे पास शेयर नहीं है, मैंने सब बेच दिया था, तो मैं आप लोगों को पैसा पहुंचा करके कुल मिलाकर के अपना शेयर इन्होंने बढ़वाना चाहा। कोई बात नहीं साहब, ये भी काम होता तो है ही। पीयूष बंसल ने अपने लिए 10% शेयर की मांग कर दी। अब इस पूरी कहानी में खेला यहीं से शुरू हुआ। खेला ये था कि पीयूष बंसल ने 4% से 10% की जो यात्रा करी ना 6% बढ़ाने की, वो ये मानते हुए करी आज से कुछ महीने पहले कि कंपनी की वैल्यूएशन है अराउंड $1 बिलियन। लेकिन जब ये बाजार से पैसा मांगने गए, तब इन्होंने बाजार से पैसा मांगा 70,000 करोड़ के आसपास। शुरुआत में खुद को रखा 8800 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू मानते हुए, खुद ने तो अतिरिक्त 4% शेयर खरीदे या फिर 6% शेयर खरीदे। लेकिन जब दुनिया के सामने निकल करके गए, तो उस 8800 करोड़ को 70,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया कि भाई मुझे तो इतना पैसा चाहिए। $9 बिलियन के आसपास की कंपनी की इन्होंने वैल्यूएशन अपने आप से समझ ली कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मतलब $8 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन पकड़ ली। 1 बिलियन से $8 बिलियन की वैल्यूएशन 4 महीने में जैसे ही इन्होंने खुद से खुद की कंपनी की बढ़ाई। अब आप पूछेंगे खुद से खुद की कैसे बढ़ा सकता है कोई व्यक्ति? जनता भी बस यही सवाल पूछ रही है सोशल मीडिया पर कि भाई साहब आपने अपनी कंपनी की वैल्यू में 8% सवाल पूछना शुरू किया था। आपने 1 बिलियन रेवेन्यू टारगेट को ध्यान में रखते हुए इस तरह का मतलब 1 बिलियन के रेवेन्यू टारगेट पर ध्यान में रखते हुए कहा था कि मैं $200 मिलियन के अंदर अपने लिए खरीद रहा हूं। लेकिन आपने जो खेल कर दिया लोगों से, वो ये कर दिया कि साहब मैं $8 बिलियन की वैल्यूएशन पे पैसा मांग रहा हूं। टेक्निकली लेंसकार्ट का जब अगर आप जाकर के देखेंगे फिलहाल के लिए, तो इन्होंने प्राइस रेंज आईपीओ में जो निकाली है वो है 382 से लेकर के 402 के बीच में। और आपको इनके एक बार में जो लॉट साइज रखा गया है वो 37 शेयर का रखा गया, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 रुपए का आप करेंगे तो आपको 37 शेयर मिलेंगे। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि महाराज आपने 8 गुना कैसे इस प्राइस को बढ़ा दिया? अब ये सवाल तो आप ऑब्वियस सी बात है कि पीयूष बंसल जवाब दें इसका या सरकार जवाब दे। तो देखिए ये सारी की सारी जो फाइलिंग्स होती है ना, कि कंपनी अपना वैल्यूएशन इतना दिखा रही है, तो टेक्निकली सरकारी स्तर पर सेबी भी इसे चेक करनी चाहिए। सेबी को समझना चाहिए कि क्या वाकई में कंपनी की इतनी वैल्यू है या फिर मार्केट ने इसकी वैल्यू को इतना बढ़ाया हुआ है। अब सवाल आता है सेबी कैसे जज करेगी? तो इसलिए जनरली ये बाजार पर छोड़ दिया जाता है सर, इन्वेस्टर्स मानते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए इसकी इतनी वैल्यू है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग ने जब अडानी के ऊपर रिसर्च शुरू की थी, तब उस समय पर अडानी का जो पीई रेशो चल रहा था, यानी अडानी ₹1 कमाता था, तो जनता उसके ₹450 अदा करने को तैयार थी। ₹1 की कमाई के लिए 450, जिसको प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। इनके केस में भी यही हुआ। इन्होंने जो अपनी वैल्यू रखी, वो ₹1 की कमाई के ऊपर लगभग ₹250 रख दी कि मैं ₹1 कमा के दूंगा, तुम मुझे ₹250 दो। जनता से इन्होंने इतना पैसा मांग लिया। इस बात पर लोग भड़क गए। आईपीओ का दिन था, तो आईपीओ तो इनका, क्योंकि पहले से ही इन्होंने कई म्यूचुअल फंड हाउस को, खुद के एम्प्लॉइज को, एंकर इन्वेस्टर्स को बेच रखे थे, तो आम जनता तो उस माहौल में खरीद ले गई क्योंकि बढ़िया पीआर किया था इन्होंने। लेकिन ये जो रेट थी ना, ये बाजार में जब निकल करके आई और सवाल बनकर के तैरने लगी कि भाई साहब आपने अपना पीई रेशो इतना कैसे बढ़ा दिया महाराज, इस पर आपका तर्क क्या है? तो लोग यहां से क्वेश्चंस निकाल कर लाए कि खुद जुलाई में 8700 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 6% शेयर लिए और जनता से 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर आप शेयर मांग रहे हो। ये तो सेबी को जांचना चाहिए कि अल्टीमेटली कौन आदमी ऐसा इन्वॉल्व है जो इतना बड़ा प्रॉफिट पीयूष बंसल का करवाना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनका शेयर हिस्सा है वो 3 महीने के अंदर 1600 करोड़ रुपए इनको कमा के दे जाएगा, अगर कंपनी इतना ज्यादा मतलब वैल्यू अपनी निकाल करके ले गई। लोग अपने अपने तरीके से जानकारी लिखना शुरू किए। लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा खेल हो रहा है। गगन शर्मा करके एक हैंडल है, उन्होंने इस बात पर बहुत अच्छा रिसर्च किया और लिखा कि भाई लेंसकार्ट का आईपीओ 70,000 करोड़ की बात कर रहा है और उन्होंने 2723 स्टोर खोले हुए हैं दुनिया में कुल मिलाकर। अगर देखा जाए तो इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि 70,000 करोड़ मांग रहे हैं, तो इनका एक स्टोर हुआ 25.7 करोड़ रुपए का। ऐसे में इनके हर स्टोर से ऑन एवरेज ईच स्टोर मेक 2.4 करोड़ रेवेन्यू और हर स्टोर इनका 2.4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाता है।
11 लाख रुपए का प्रॉफिट करता है। सीधी सी बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहेगा? इन्होंने इसको स्टोर पर ले जाकर छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के लोगों ने इनको खूब सारे सवाल पूछे और इस तरह से सवाल पूछे कि भाई साहब, आप 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर बैठे हो, जबकि इस देश में एमआरएफ जैसा ब्रांड 67,000 करोड़ पर वैल्यूएशन लेकर बैठा है, पतंजलि 65,000 करोड़ पर, बर्जर के पेंट जो है वो 63,000 करोड़ पर बैठा है, आईआरसीटीसी 58,000 करोड़ पर बैठा हुआ है। आप 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांग किस बिहाफ पर रहे हो? तो लोगों ने इनसे सवाल करने शुरू कर दिए। सवाल थे इस बात पर भी कि बाजार जो बढ़ रहा है वो 5.26% के हिसाब से बढ़ रहा है। मार्केट कैप $6.24 बिलियन का है। आप $8 बिलियन का तो खुद ही अपना वैल्यूएशन मांग रहे हो, जबकि बाजार में 90% बाजार अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि उन लोगों के हाथ में नहीं है जो आपके तरीके कंपनियां चला रहे हैं। हर शहर की अपनी एक लोकल दुकान है, सबके अपने आईवीआर है, सबके अपने डॉक्टर्स हैं, सब जा जाके दिखाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने अपनी जो ये वैल्यू लगाई, ये कैसे लगाई? पुरानी खबरें निकल कर आने लगी कि 9 जुलाई को तो आपने 200 करोड़ रुपए का लोन लिया था इस बात के लिए कि मैं आईपीओ से पहले अपना हिस्सा बढ़ाऊंगा। इस बात में और मतलब मसाला लगाया जब सीएनबीसी के एक पत्रकार ने इनसे यह सवाल पूछा कि साहब, आपका जो पीई रेशो है ना वो 250 गुना है, यानी 230 गुना है। अगर एबिडा वगैरह हटा दिया जाए तो भी 70 गुना के आसपास आपका काम बैठता है। तो कैसे आप इस बात को समझ पा रहे हैं? लोग कैसे समझे? तो यहां पर पीयूष बंसल एक रिप्लाई देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। इनका ये जो इमेच्योर जवाब था ना, जैसे ये खुद शार्क टैंक में होते और इनसे कोई इस तरह इनके सामने कोई जवाब देता तो ये निश्चित उस पर टिप्पणी करते। इस तरह का जब इनका जवाब था ना, उस पर लोगों ने इनको ट्रोल कर दिया। इनसे पूछा कि आप ये जवाब कैसे दे सकते हो कि इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं? क्या आप खुद 10% के मालिक बनकर नहीं बैठे हो? आपको अपनी कंपनी के बारे में यह भी नहीं पता है कि मेरी कंपनी का भाव क्या है, मैं किस तरह से ये पैसा मांग रहा हूं, आप किस आधार पर पैसा मांग रहे हैं, यही यदि आपको नहीं पता है तो फिर बाजार में क्या कर रहे हैं? तो इस बात को लेकर के इनसे सवाल जवाब किए जाने शुरू हुए। सवाल जवाब के साथ साथ बनते गए सवाल कि भाई, आईपीओ तो आप ले आए हो, लेकिन इस आईपीओ के अंदर अल्टीमेटली उस आदमी को जो शेयर परचेज करेगा उसे मिलेगा क्या? लोग इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किए कि साहब, अगर 1 रुपया आप अगर कमाना चाहते हो तो 250 रुपए खर्च करो, तब जाके 1 रुपया मिलेगा। ये है असल मायने में 230, मतलब असल में इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 1.17 रुपए के आसपास है और 230 गुना आसपास पीई रेशो इनका जा रहा है। तो बोले अल्टीमेटली फायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इनसे कई तरह के सवाल जब होने शुरू हुए तो लेंसकार्ट का आईपीओ सवालों के घेरे में आ गया। मतलब लोग अपनी तरफ से इस बात पर विचार करने लग गए कि क्या हमें यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।